जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूँ रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो किस चीज़ की चल रही हैं? वो चल रही हैं हमारे महत्वपूर्ण जो संशोधन है, जो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो हम सभी कवर कर चुके हैं। और लास्ट क्लास ही मानो संशोधन की। और देखते हैं हम आगे नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे वो किस चीज़ की लाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मैं जो प्रेजेंट टाइम में कौन क्या है, मान लीजिए जैसे हमारे प्रेसिडेंट कौन है, पीएम कौन है, और ऐसी चीजें, या मान लीजिए जैसे स्टेट में राज्यपाल, जो मोस्ट मोस्ट स्टेट है उनके राज्यपाल जो पूछे जा सकते हैं, ऐसे नहीं पूरे 28 राज्य उनके बारे में बताए नहीं, जो मोस्ट मोस्ट लगता है कि हाँ भाई इस चीज के पूछे जा सकते हैं, उन चीजों की हम देखते हैं। एक क्लास हम आपको लेके आए प्रेजेंट टाइम में कौन क्या है। लेकिन अभी चलते हैं हम इस क्लास की तरफ, कि इसमें हमने लगभग 95 जो संविधान संशोधन था वो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम के 95वां संविधान संशोधन कब और क्या हुआ था। इसके बाद में आज हम अपनी क्लास को इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, कि उसमें देखते हैं आगे हम कौन सा, जैसे हमारा था एक 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में। जी 11 में। वैसे तो मुझे इस बात का पूछने में भी कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है अब तो कैमरे के सामने, बिल्कुल आप कैमरे के जस्ट पीछे बैठे हो और मैं आपको सामने से पढ़ा रहा हूँ। अब ये नहीं लगता, कि पहले ऐसे लगता था बहुत, मुझे स्टार्टिंग में आया था कि सिर्फ मेरे सामने कैमरा है, बट अब ऐसा लगता है कोऑर्डिनेशन बन जाता है ना, कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ आप पीछे बैठे कैमरा को, और रिप्लाई भी आता है और सारी चीज़ें आती हैं। अब मुझे ऐसा महसूस होता है, तो इसलिए मैं आपसे बात भी कर पाता हूँ। तो पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको पता है एग्ज़ाम डेट कब है, वो भी चीज़ आपको पता होगी। लगभग 4 फरवरी के आसपास से इसके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, एसएससी जीडी वाले। और अपना ज़बरदस्त जितना भी कर सकते हैं आप प्रैक्टिस, उतनी करिए, मैं यही कहूँगा। जितना भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, और बाकी जो भी आपको चीज़ लगती है कि भाई ये भैया आप ये चीज़ लेके आ जाइए हमारे लिए, ये चीज़ हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लगती है, तो आप उसको कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। संशोधन अधिनियम 2011। सबसे पहले इसमें जो सहकारी समितियां होती हैं इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सारी चीज़ थी मैंने पिछली क्लासेस में ही आपको कवर करा रखा है। भी सहकारी समिति कैसे बनी, क्या होता है इनका काम। अभी हमारा सिर्फ ये मकसद है कि आपको मैं बता सकूं सहकारी समितियों को मूल अधिकार में शामिल किया गया। फंडामेंटल राइट्स में कोई भी संघ और सहकारी समिति बनाने का हमारा अधिकार किसमें का शामिल करेगा, तो मूल अधिकार में। मूल अधिकार में किया गया। और क्या था इसमें पार्ट, इसके लिए जो पार्ट था 9B, उसको भी जोड़ा गया। ठीक है, ये था 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। किसकी सरकार थी उस समय पे, तो कांग्रेस की सरकार थी, और पीएम तो कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे उस समय पे पीएम हमारे। ठीक है, अब बात करते हैं हम 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। 99 अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा था, 99वां संविधान संशोधन 2014 में होता है जी ये। और इस समय में आपको पता होगा कि सरकार किसकी आई थी, तो कांग्रेस नहीं थी उस समय। उस समय पे कौन सी थी, तो भाजपा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और हमारे पीएम कौन बने थे, तो श्री नरेंद्र मोदी जी। इसमें क्या था, सबसे पहले था इसमें, जैसे हम बात करें, राष्ट्र एक कॉलेजियम सिस्टम होता है, कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम बोल दीजिए, व्यवस्था बोल दीजिए, कॉलेजियम सिस्टम या कॉलेजियम व्यवस्था। इसमें क्या होता है, ये
जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको चुना जाता है, उनको बताया जाए रिकमेंडेशन कौन करती है, तो भारत सरकार करती है इसके तहत। तो इन्होंने क्या किया, जैसे जब भाजपा सरकार या भारतीय जनता पार्टी आई थी तो इसको खत्म करके ये क्या बोलते हैं कि जी कॉलेजियम सिस्टम की जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नियुक्ति आयोग की स्थापना होती है। कब होती है? 2014 में। कि जो जजों की, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज जो होंगे उनकी जो नियुक्ति करेंगे, कौन करेंगे? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग करेगा। लेकिन बाद में क्या होता है, 2015 में सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देता है। लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लीजिए आप लोग, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था, खारिज कर दिया, इतना याद रखिए, खारिज कर दिया। बहुत बताया था इसके बारे में, बहुत तर्क दिए थे कि भी ये इसमें मूल संविधान जो ढांचा है उसको प्रभावित करता है। मैंने आपको बताया था कि केशवानंद भारती उस जो केस था उसमें बताया कि मूल ढांचे को प्रभावित नहीं करना चाहिए कोई भी ऐसा कानून आता है। तो वही था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था सीधा सीधा कि ये हमारे मूल ढांचा है संविधान का उसको ये प्रभावित करता है, इसलिए इसको खारिज कर दिया, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं जी, क्या इसके बाद में हम बात करते हैं 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। ये हो गया, ये 2014 में हुआ था और 2015 में इसको खारिज कर दिया। किसको जी? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को। अब बात करते हैं हम जी किसकी? 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन, संशोधन अधिनियम 2015, 2015। इसमें क्या होता है? इसमें बांग्लादेश और भारत के बीच में एक समझौता होता है जिसे 100 बीघा कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि जमीन का हस्तांतरण होता है, कि भाई कुछ कुछ भूभाग या कुछ जमीन भारत ने बांग्लादेश को दी और कुछ भूभाग या जमीन बांग्लादेश ने भारत को दी। तो क्या इसमें क्या था? भारत द्वारा भूभाग या जमीन, जमीन का अधिग्रहण, अधिग्रहण कहां से? तो बांग्लादेश। अभी हाल ही में तो बांग्लादेश की भी हालत खराब है, वहां पे सरकारें बदल गई। तो बांग्लादेश से बहुत अच्छे संबंध थे उस समय पे 2015 में, लेकिन हाल ही में बड़े बेकार संबंध हो रखे हैं हमारे भारत और बांग्लादेश के। इस समय तो बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं चीन है, अमेरिका है, ये कभी नहीं चाहती कि भारत जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं इनसे मिल के रहे। और फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कोट ये भी बोला था कि आप हर चीज़ बदल सकते हैं लेकिन आप अपने पड़ोसी कभी नहीं बदल सकते। कि आपके पड़ोसी जो हैं उनसे हमेशा मिलकर रहिए, साथ रहिए, क्योंकि पड़ोसी आप नहीं बदल सकते। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें बड़ी अब समझ में भी आने लगी हैं सभी को। अब देख लें आप लोग भी और हम भी देखते हैं कि पाकिस्तान तो कभी दोस्त मिल के या भाई बन के कभी रहा ही नहीं। अब बांग्लादेश भी ऐसा ही हो गया, शुरू में अच्छे संबंध थे, धीरे 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 कभी कभी नेपाल भी आपको आंख दिखाने लगता है। तो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो राजनीति में बहुत, मतलब मान लीजिए कुछ भी हो सकता है कभी भी, कुछ भी। राजनीति कहते हैं ना यार, बड़ी ही बेकार है। सिर्फ हम लोग राजनीति में ना घुसे, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सारी चीज़ें हैं उनको ग्रहण करें और उनको अपना एग्जाम दें सही से, ठीक है। तो इसमें जैसे कौन कौन से थे? जैसे असम, जो स्टेट थे असम, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, और मेघालय, त्रिपुरा, और इनसे जो जमीन का हस्तांतरण किया गया था भाई,
इन्हीं ये जो 4 स्टेट थे तो इनसे हुआ था किसका, जमीन का हस्तांतरण या अधिग्रहण। और क्या हुआ था कि जी जो हमारी फर्स्ट यानी कि पहली या बात करें हम प्रथम अनुसूची थी उसमें संशोधन किया गया था, इसी के तहत जमीन को लेके ही, ठीक है। अनुसूची में संशोधन, संशोधन कितनी अनुसूचियां हमारी वर्तमान में, तो हमारी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है जी, ये आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट के है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलिए कि ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जी हम 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम संशोधन अधिनियम 2016 कब हुआ था, सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कब हुआ था ये, तो ये हुआ था जी 2016 में। 2016 में इसमें क्या हुआ था, तो इसमें हुआ था जीएसटी को लागू करना। जीएसटी जो बिल था वो पेश होता है और फिर लागू करना, जो जीएसटी बिल आया था उसके लिए जिसके किसके लिए हुआ था, 101वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। और लागू कब से हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 से ये लागू हो गई थी। क्या हुई थी, तो जीएसटी, अगर जीएसटी की आपको मतलब कि हमारे पिछली वीडियो में मैंने जीएसटी काउंसिल जब पढ़ाई थी बड़े अच्छे से, बड़ा सारी चीज़ कैसे कैसे लिखते हैं स्टेट में, क्या चीज़ें हैं, कितने कितने प्रकार की जीएसटी होती है, तो सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करा, तो आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं सर। ठीक है, और क्या होता है जैसे इसमें सातवीं अनुसूची में क्या है हमारी, जो 3 अनुसूचियां संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, उनके विषयों में कुछ संशोधन क्या हुआ था जी, 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में संशोधन, संशोधन क्या है उसमें, तो हमारी क्या है उसमें 3 अनुसूचियां, राज्य सूची और समवर्ती सूची और क्या है जी संघ सूची, जिनके विषय बहुत डिटेल से मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं जी 101 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। वैसे आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती नोट करने में, जैसे मैं कभी कभी थोड़ा कर दो, बहुत आराम से पढ़ाता हूँ मैं, इतनी तेज नहीं चलता कि बहुत ज़्यादा स्पीड से, हाँ एकदम बहुत आराम से धीरे से पढ़ाता हूँ मैं। संशोधन ये कब होता है जी, सबसे पहले 102वां संविधान संशोधन तो ये होता है 2018 में। किसमें, 2018 में, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है किसमें होता है, तो 2018 में किसके लिए किया जाता है, 2018 में तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किसके लिए होता है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको क्या हुआ, क्या किया गया, तो यहाँ दिया गया था आयोग बना और उसके बाद में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, आयोग के बारे में बहुत अच्छे से हम जो हमारी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, बहुत अच्छे से पिछली क्लासेस में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, इनकी नियुक्ति, इनके सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति, सारी चीज़ें हमने इसको बता दिया था। और इसका कैसे हुआ था जी, इसका जो सृजन की बात करें या ये कब से लागू, तो 1993 में संसद के अधिनियम द्वारा, संसद के अधिनियम के द्वारा, अधिनियम द्वारा इसको पारित किया गया था। और दर्जा कब मिलता है इसको, संवैधानिक दर्जा 2018 में 102वां संविधान संशोधन के द्वारा, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद में हम बात करते हैं जी, आप लोग नोट कर लेंगे सारी चीजें,
103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 103वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कब हुआ था? तो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है 2019 में, 2019 में इसको किया गया था, क्योंकि 19 में ही धारा 370 और जो जम्मू कश्मीर में लगे जिसको विशेष दर्जा प्राप्त था जिसके तहत, और 35A इनको हटाया गया था। लेकिन वो एक्ट अलग अलग था, जैसे मैं बताऊंगा 19 में। लेकिन कब किया था? 105वां संविधान संशोधन द्वारा। तो इसमें क्या हुआ था? सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसमें हुआ था लागू, जैसे EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको क्या मिला था? आरक्षण। किससे? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग जो लोग, इसमें क्या था? जो SC और ST और OBC उससे जो अलग था वो 10% कोटा मिला इसमें EWS को, जो किस में आता है? UR में, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में, कि यहाँ इससे अलग हो जाता। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था, क्या चीज़ पहले बताई थी मैंने, कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना जजमेंट दिया था जब तमिलनाडु ने उसको 69% कर दिया था कि अपने आरक्षण को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ कितना हो गया? जैसे यदि मैं बात करूँ, जैसे यहाँ बात करते हैं हम, पहले बात कर लेते हैं हम, हाँ, जैसे SC के लिए कितना? तो 15%। ST के लिए कितना था? 7.5%। और OBC के लिए कितना था? OBC इनके लिए कितना था? तो 27%। लगभग कितना बैठेगा? लगभग बैठेगा ये 50%, लगभग में मान लीजिए 50%। टोटल कितना हो गया इसका? 50%। और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या बोला था कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको EWS को जब लागू किया गया तो 10% इसमें आरक्षण मिला, और टोटल कितना हो गया हमारा आरक्षण? 60%, लगभग में 60%, लगभग 59 पॉइंट कुछ बैठेगा, तो लगभग 60% हमारा आरक्षण हो गया। और इसमें 10% में क्या क्या था? जैसे हमारी कोई सार्वजनिक या जो निजी सार्वजनिक जो पद हैं, किसी भी, चाहे शिक्षण संस्था हो या फिर कोई गवर्नमेंट के पद हो, मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं, उसमें सभी में ये 10% आरक्षण लागू होगा। लेकिन इसका जो क्या बोलते हैं कि इसका लाभ जो ले पाएंगे, सिर्फ कौन ले पाएंगे? ना तो ST और ना SC और ना OBC, सिर्फ केवल केवल UR, यानी कि जिनको हम क्या बोलते हैं, जैसे जर्नल में, जो लोग जर्नल में आते हैं वही इसका लाभ ले पाएंगे। उनसे अलग होगा, SC ST और OBC से ये आरक्षण अलग होगा। किसके लिए होगा? तो जो आर्थिक रूप से कमजोर, क्या बताया था इसमें? ये भी बताया था कि क्रीमी लेयर, ये सारी चीजें बताई थी कि भी आपकी जो इनकम है पर एनुअल 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। EWS के लिए कितने? 8 लाख रुपए से कम, 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तब आप किस में माने जाएंगे? तो EWS में माने जाएंगे। ठीक है, तो 8 लाख रुपए से एनुअल, एक साल की इनकम आपकी इससे कम होनी चाहिए, तब आपको आर्थिक रूप से कमजोर माना जाएगा और आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो किसके लिए होगा? तो जर्नल के लिए। ठीक है, कि आप लोग समझ गए होंगे सारी चीजें। अब बात करते हैं हम जी इसकी 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, 104 संशोधन अधिनियम 2000। ये भी कब होता है? तो 2019 में। इसमें इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जो SC ST जो सीटें थी लोकसभा में, लोकसभा व विधानसभा, उसमें जो सीटें थी, सीटों पर जो आरक्षण था,
सीटों के लिए जो आरक्षण था उसको फिर से 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। क्या हुआ? बढ़ा दिया। तो कितना हो गया? मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कितना हो गया था, 2020 तक हो गया था। फिर उसके बाद में 2020 से फिर कितना होगा? 2020 से लेके 2030 तक के लिए कर दिया गया। कितना कर दिया? 2030 तक ये सीटों पर आरक्षण लागू रहेगा। क्या जरूरत थी इसमें? मतलब ये मान लीजिए कि यो SC ST को क्या जरूरत रही होगी ये भी तो पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए SC की सीटें कितनी है? लगभग 84। और ST की कितनी है? 47 सीटें लोकसभा में ये आरक्षित हैं। आरक्षित होने के बाद ये था कि भी कहीं ना कहीं इनका प्रतिनिधित्व जो है पीछा है पिछड़ेपन में, और कई सालों से इनका जो प्रतिनिधित्व वो रिप्रेजेंट जो होते हैं इनको लाने के लिए सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर से बात करें कि भी आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर में इनका वर्चस्व बना रहे, इसलिए इनको सीटों का आरक्षण दिया गया। किसमें जी? लोकसभा और विधानसभाओं में। कब तक हो गया? तो 2020 से 2030। और अभी क्या चल रहा है? तो आपका 2024। तो कब तक है आरक्षण अभी? तो 2030 तक। ठीक है। जब ये जिस दिन सीटें बन जाएंगे, तो ये भी कहा था कि जिस दिन ये सारी सीटें भर जाएंगे उस दिन शायद हो सकता है ये खत्म हो जाए या कुछ हो सकता है ऐसा। लेकिन अभी तक सीटें नहीं भरी गई हैं। बाकी और बात करते हैं हम जैसे किसका। और इसमें हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज मैंने आपको एंग्लो इंडियन नहीं बोला। मैं हर उसमें एंग्लो इंडियन बोलता था कि एंग्लो इंडियन भी साथ। लेकिन इसमें इसमें क्या हुआ था? जो एंग्लो इंडियन की सीट्स थी उनको ख़त्म कर दिया गया कि भाई एंग्लो इंडियन के जो सीट होंगी अब इन पे जो हमारे प्रेसिडेंट साहब या फिर उन्हें नॉमिनेट कर देते तो वो नहीं होंगे। इनको यहाँ से सीट से ख़त्म कर दिया। इसके बाद में ये सिर्फ SC और ST की रह गई। ठीक है। और ये रिपोर्ट कब थी? तो 2000 की एक रिपोर्ट आई थी परिसीमन की, तब से। अब हम बात करते हैं इसमें, अगर वर्तमान समय की बात करें कि वर्तमान समय में टोटल सीट कितनी है जिन पे इलेक्शन लड़ा जाता है, तो 543 सीटें हैं। और दो जो एंग्लो इंडियन की थी उनको 2019 में समाप्त कर दिया। ठीक है। टोटल सीट अगर अधिकतम सीट पूछे संविधान की तो आज भी 552 ही बताएं आप लोग। ठीक है। अब बात करते हैं हम 105वां संविधान संशोधन 2019। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 कब हुआ था? तो ये भी 2019 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? मैंने आपको बताया जैसे जो महाराष्ट्र और उड़ीसा में एक संथाल जनजाति होती है उसको किस में डालना था? तो ST वर्ग में डालना था। उसके लिए भी इसको संशोधित किया गया था कि और हम बात करें जैसे शैक्षणिक रूप से पिछड़े, शैक्षणिक रूप से पिछड़े, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची बहाल की गई। पिछड़े वर्गों की सूची बहाल। और राज्यों को क्या क्या कि राज्यों को शक्ति प्रदान की गई कि ये काम क्या होगा कि राज्यों को राज्य तय कर सकता है पिछड़े वर्गों के लिए शक्ति प्रदान की गई। ठीक। और वही ओडिशा में और महाराष्ट्र में लगा क्या था कि जो संथाल जनजाति थी उन्होंने क्या मांग करी, और मराठा की जो जनजाति थी उन्होंने क्या कि हमारे समूह को ST में मांग ये उठी थी और उनको ST में शेड्यूल ट्राइब डालने के लिए बोला था। और क्या हुआ था इसमें? और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या थी 19 में जो की गई थी? जैसे यदि हम बात करें कि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्या, जैसे धारा 370 वह
35A। क्या? 35A जो जम्मू कश्मीर में थी, जम्मू और कश्मीर में पुनर्गठन अधिनियम। पुनर्गठन अधिनियम को लागू किया गया और इनको जो विशेष दर्जा प्राप्त था जम्मू जम्मू कश्मीर को 370 और 35 ए के तहत उनको खत्म किया गया। ठीक है, किसके? तो ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत। ठीक है, ये कब किया गया था? 2019 में। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हम बात करें और क्या था ये संसद से कब पारित होता है? संसद में तो 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को संसद द्वारा पारित होता है जी। ठीक है, संसद द्वारा पारित। और क्या होता? नागरिकता कानून। नागरिकता कानून नागरिकता कानून 2019, इसको भी अधिनियम किया जाता है, अधिनियमित, जिसको हम क्या बोलते हैं? सी ए ए। सी ए ए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, नागरिकता कानून। और क्या था? इसको संसद में कब पास किया गया? तो संसद की बात करें हम, जैसे 11 दिसंबर 2019 को, 2019 को। और एनआरसी, एनआरसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो असम। ये आप लोग भी याद रखें। फर्स्ट स्टेट कौन सा है? तो असम है, एनआरसी को लागू करने वाला राज्य है। इसके बाद में और हम बात करते हैं, जैसे 106वां संविधान संशोधन। टोटल संशोधन कितने हो चुके हैं? तो 106। 106वां संविधान संशोधन। संविधान, शायद मैंने स्टार्टिंग में जब हमारी शुरू की क्लास हुई थी फर्स्ट क्लास में, उसमें शायद मैंने आपको 105 बताया था। लेकिन आप उसको करेक्ट कर लेंगे। और हमारे टोटल संविधान संशोधन कितने हो, जो पारित हुए हैं उनकी बात कर रहा हूं, तो 106। तो कितने हुए हैं? 106। आप लोग करेक्ट कर लेंगे इस चीज को। शायद मुझे लगता है मैंने वो 105 आपको बताया था शुरू में, स्टार्टिंग में। ठीक है, आप लोग इसको करेक्ट करेंगे। अधिनियम 2023 में ये एक्ट आता है, जिसमें ये एक्ट क्या था? नारी शक्ति, जो एक्ट था, एक्ट क्या था? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। 2000 कब हुआ था ये पारित? तो 2023 को, 2023 को। ठीक है, लोकसभा से कब पास होता है? 20 सितंबर को, 20 सितंबर 2023 को। ये कहाँ पास होता है? तो लोकसभा में। और 21 सितंबर को कहाँ पर पास होता है? 2023 को ये राज्यसभा से। आरजे, आरजे वो लिख दिया मैंने क्या? राजस्थान को हम कर देंगे राज्यसभा, ऐसे। राज्यसभा कब पारित होता है? तो 21 सितंबर को। और 28 सितंबर को क्या होता है जी? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं और यहां से ये अधिनियम बन जाता है। क्या देगा? पहला
उससे होना चाहिए, लोकसभा से या राज्यसभा से। देन उसके बाद में लोकसभा या राज्यसभा, और उसके बाद में क्या करेंगे, तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे। जैसे ही राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं उसके बाद से क्या होता है, वो अधिनियम बन जाता है। अधिनियम बनने के बाद में ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब से लागू होगा। ये कब से लागू होगा, तो लागू नहीं हुआ, लागू कब से होगा, तो 2026 से लागू होगा। लागू लागू का क्या टाइम है इसका, जो लागू होगा ये होगा 2026। ठीक है। इसके पीछे रीजन बताता हूं मैं, क्या क्या है इसमें। जैसे हम बात करें कि इसमें है क्या, सबसे पहले आपने देख लिया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसमें क्या है कि महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि लगभग 33% की 33% जो लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों में, यानी कि लोकसभा व जो विधानसभा, उसमें क्या है, उसमें सीटों के जो 33% सीटें इनके लिए आरक्षित की जाएंगी, आरक्षित की जाएंगी। आपने ये भी देखा होगा जैसे 84 और 47, ये एससी कैटेगरी के लिए और ये एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित है पहले से ही। ठीक है, ये पहले, तो इनमें भी 1/3 यानी कि लगभग 33% जो आरक्षण लागू होगा, इन पर भी लागू होगा कि आरक्षण में भी आरक्षण। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे ये सारी चीजें कि जो महिलाओं के लिए जो सीटों का आरक्षण है। ठीक है, ये किस लिए था कि कहीं ना कहीं देखा गया था महिलाओं का पिछड़ापन और महिलाओं की भागीदारी को लेके कि ये चीजें लानी चाहिए, और सरकार ने बहुत ही सही किया। और 2026 में रीजन क्या है कि 2026 में लागू करेंगे ये चीज। 2026 तक हमारी जो 2026 तक क्या है, लोकसभा की सीटें मतलब इससे ज्यादा अधिक नहीं होंगी कि जो अभी वर्तमान में सीटें हैं। सीटें जितनी है उतनी ही रहेंगी, जो सीटें 2026 तक उतनी, जो 552 है। लेकिन 2026 के बाद में ये सीटें जरूर बढ़ेंगी। लगभग अगर यदि अनुमान लगा जाए, लगभग 210 या 215 सीटें बढ़ने का अनुमान है। कि जैसे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ गई है कि भाई लगभग 140 प्लस करोड़ जनसंख्या है। जो अगर बात करें कि मैंने आपको बताया था पिछले संशोधन में ये तय हो गया था कि 2000 शायद 1991 में बताया था कि ये 2026 तक लोकसभा की सीटें स्थगित करी जाती है। बोले कि इतनी ही रहेंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगे 2026 के बाद। और नई संसद भी बन चुकी है, सीटों का भी अनावरण हुआ कि भी सीटें बढ़ाई गई हैं। तो वो कहीं ना कहीं महिलाओं को 33% जो सीटों का आरक्षण दिया जाएगा उसके लिए होंगे। लगभग 210 या 215 के आसपास सीटें आएंगी, बनेंगी। किसके लिए, तो महिलाओं के लिए आरक्षण मिलेगा। तो ये किस लिए है, कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी को आगे लाने के लिए। और बहुत ही अच्छा नियम है, बहुत अच्छा अधिनियम है, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कहता हूँ कि हाँ बिल्कुल आना चाहिए हर जगह, हर उसमें अपना महिलाओं के लिए भी इतना ही कहते हैं कि बराबर में, बराबर के साथ में रखना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए किसी भी चीज़ में। तो ये इसका मेन मकसद था, यही था। तो ये क्लास हम यहीं तक इतनी ही रखते हैं, और बाकी देखेंगे हम आगे और कौन सी, जो मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा कौन प्रेजेंट में कौन क्या है, तो वो मैं आपको क्लास लेके आऊँगा। ठीक है, और हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलता हूँ कि हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि हर जो वीडियो आए आपके पास में वो पहुँच जाए। चलिए, करते रहिए आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।